जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा था कि किसी भी गैस को हीट देने के इनफाइनाइट तरीके हैं, या यूँ कह लें कि इनफाइनाइट प्रोसेसेस हैं जिससे कि किसी गैस को हीट दिया जा सकता है, और हर डिफरेंट प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट होता है ना। तो हमने कहा कि इनफाइनाइट प्रोसेसेज होते हैं, तो उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेज हम लोग अभी पढ़ेंगे। इनको कहा जाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज, और जिनमें सबसे सिंपल और पहला होता है, इसको कहा जाता है आइसोकोरिक प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है ना। इन दिस प्रोसेस volume of gas remains constant, यानी अगर इसका प्रोसेस इक्वेशन लिखना हो, प्रोसेस इक्वेशन क्या है, जैसा कि हमने कहा था कि ये पाथ का इक्वेशन है। जो पीवी डायग्राम हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो उस पाथ का इक्वेशन होता है। तो जैसा कि यहाँ कहा गया कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो एक तो प्रोसेस इक्वेशन ये हो गया है ना, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके, बाई आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक, तो इसमें से अगर V कांस्टेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं P/T इज इक्वल टू nR/V इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो एक दूसरा प्रोसेस इक्वेशन हो गया, इसी प्रोसेस का ही इक्वेशन है, इसको हम लोग कह सकते हैं P/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। तो ये दो प्रोसेस इक्वेशन है इस प्रोसेस के, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस के। तो इसका अगर ग्राफ बनाना हो हमें, है ना, तो अलग अलग पैरामीटर्स के रिलेशन को दिखाने वाले ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि पीवी डायग्राम है ना, तो पीवी डायग्राम आप बनाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर कि V कांस्टेंट है। V कांस्टेंट होने का मतलब कि P एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा, ऐसा कुछ होगा ग्राफ, है ना। अच्छा, अब उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हमसे कहा जाए कि PT ग्राफ प्लॉट करो। तो PT ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग पहले P और T एक्सिस प्लॉट करेंगे, है ना। ये हो गया P और ये हो गया T। ठीक, अब PT में देख रहे हैं कि ये हो जाएगा P इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा इज इंटू T, है ना। ये देखने में Y इज इक्वल टू mx जैसा ग्राफ लग रहा है। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना चाहिए, तो ये ग्राफ हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो कि ऑरिजिन से पास करेगा। ये डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब ये है कि जो टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर को केल्विन में रखा जाए तो 0 केल्विन चूँकि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्राफ ऑरिजिन को टच नहीं करेगा, है ना। अगर डिग्री सेल्सियस में होगा तो हो सकता है ना। अच्छा, उसके बाद एक और ग्राफ पॉसिबल है, और वो ग्राफ है V और T का, है ना। तो V और T का ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम लोग V एक्सिस और T एक्सिस पहले प्लॉट करेंगे। जैसे ये हो गया V एक्सिस और ये हो गया T एक्सिस। तो ये भी देखेंगे चूँकि वॉल्यूम कांस्टेंट है यहाँ पर, इसलिए इसका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन दिखेगा। ठीक, तो जितने भी ग्राफ आए सारे स्ट्रेट लाइन ही आए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने प्रोसेस इक्वेशन निकाला, इनके ग्राफ प्लॉट्स कर लिए। अब जो है
एक एक क्वांटिटी में चेंज दिखेंगे कि इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होता है, वर्क डन कितना होता है। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हम लोग वो फॉर्मूला यूज करते हैं जो हमने मैक्सवेल के इक्विपार्टीशन लॉ में यूज़ किया था। वो फॉर्मूला ये था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन एफ आर इंटू डेल्टा टी बाई 2, है ना। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। चूँकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है और इसलिए यही रहेगा कोई भी प्रोसेस हो, है ना। अब इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय गैस। तो वर्क डन बाय गैस, तो इस प्रोसेस में चूँकि वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसलिए जो वर्क डन होगा, अगर हम पी डी वी की भी बात करें तो जो डी वी है ये 0 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन है ये हो जाएगा 0, ठीक। उसके बाद आएंगे हीट सप्लाइड, है ना। तो हमने दो क्वांटिटी में चेंज कैलकुलेट कर लिया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन में चेंज नहीं है, वर्क डन का वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लिया हमने। इसके बाद हम लोग कहेंगे हीट सप्लाइड, है ना। जो हीट सप्लाइड है इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, है ना। तो डेल्टा यू का वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है और डेल्टा डब्लू जो है वो 0 आया है। तो डेल्टा क्यू का जो वैल्यू आया वो हो गया डेल्टा यू इज इक्वल टू एन एफ आर बाई 2 इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया हीट सप्लाइड। इसके बाद हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चूँकि ये जो प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। इसको कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। तो जैसा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन हमने पढ़ा था वो ये था C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, ठीक। अब इस प्रोसेस में जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा यू के इक्वल आया है, एन डेल्टा टी हो गया, ठीक। अच्छा, अब ये जो C है इसको हम लोग यहाँ पर C भी कह सकते हैं, है ना। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो हम लोग C को C भी लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहेंगे सी वी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी, है ना। तो यहाँ पर सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू का जो वैल्यू अभी हमने लिखा था यहाँ पर वो आप देखेंगे ये आया है ना, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। तो ये वाली वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे अभी। तो ये वैल्यू रखने पर डेल्टा यू रखेंगे तो एन एफ आर इंटू डेल्टा टी बाई 2, ये तो हो गया डेल्टा यू डिवाइडेड बाई एन डेल्टा टी। तो देखेंगे कि इसमें से एन और डेल्टा टी कैंसिल हो गए, है ना। ये एन कैंसिल, फिर डेल्टा टी कैंसिल, तो बचा एफ आर बाई 2, यानी जो सी वी है ये हो गया एफ आर बाई 2। ये फार्मूला हमने पहले जस्ट ऐसे ही बता दिया था आपको, लेकिन
कहा था कि इसको हम लोग आगे डिराइव करेंगे, तो इस तरह से हमने इसको डिराइव किया है। तो ये CV जो है इसको कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस के बाद हम लोग अब दूसरा प्रोसेस पढ़ेंगे जिसको कि आइसोबैरिक प्रोसेस कहा जाता है। आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर जो है गैस का वो कांस्टेंट रहता है ना। इन दिस प्रोसेस in this process pressure of gas remains constant। ठीक, तो ये होता है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस प्रोसेस का प्रोसेस इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो प्रोसेस इक्वेशन जो है पहली बार तो यही कह सकते हैं कि चूंकि प्रेशर कांस्टेंट होता है तो एक प्रोसेस इक्वेशन तो ये हो गया कि प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और जो दूसरा इक्वेशन आएगा प्रोसेस इक्वेशन उसको आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके फाइंड करेंगे। तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT, है ना। अब इसमें P कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू nR/P। N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट और P भी कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाइनली जो सेकेंड प्रोसेस इक्वेशन आया ये हो गया V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब जो है इस प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर्स को रिलेट करने वाला ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक, 3 ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो पहला ग्राफ जो है वो P और V एक्सिस वाला होगा, है ना। P वर्सेस V ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखेंगे P जो है प्रेशर इस प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो हम लोग इसमें एक ग्राफ जो प्लॉट करेंगे वो कुछ ऐसा आएगा V एक्सिस के पैरेलल। ठीक, उसी तरह से अगर दूसरा ग्राफ प्लॉट किया जाए V और T का, तो V और T का देखेंगे तो ये जो इक्वेशन दिया गया है यहाँ से आएगा V इज इक्वल टू C इंटू टी, यानी एक स्ट्रेट लाइन जैसा आया जैसे Y इज इक्वल टू mx होता है। तो उसी तरह से इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, और ये ऑरिजिन से पास करने वाला होगा, है ना। तो ये डॉटेड लाइन दिखाएंगे क्योंकि अगर टेम्परेचर केल्विन में हुआ तो ऑरिजिन से पास, ऑरिजिन को टच नहीं करेगा, पास तो करेगा लेकिन टच नहीं करेगा। और जो थर्ड वाला ग्राफ है इसमें हम लोग प्लॉट करेंगे प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। मान लेते हैं इधर टेम्परेचर रख दिया, इधर प्रेशर रख दिया, तो इसका जो ग्राफ होगा ये बिल्कुल T एक्सिस के पैरेलल आएगा, ऐसा, है ना। ये ग्राफ हो गया। तो हमने 3 ग्राफ प्लॉट कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो ये हम, जैसा कि हमें पता है कि हर प्रोसेस में एक ही रहता है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो वैल्यू आता है वो आता है NFR इंटू डेल्टा T/2,
और अब हमने पिछले प्रोसेस में प्रूफ किया कि जो FR/2 है ये CV होता है, तो इसको लिख सकते हैं N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन बाय गैस। तो जब हम लोग डिफिनीशन पढ़ रहे थे वर्क का, तो सबसे पहले जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया था उसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट माना था, है ना। प्रेशर को कांस्टेंट माना था, फिर वर्क डन कैलकुलेट किया था। तो चूंकि वहाँ भी प्रेशर कांस्टेंट था और इस प्रोसेस में भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो वर्क डन उतना ही आना चाहिए। इसलिए इस केस में जो वर्क डन आएगा एग्जैक्टली उतना ही आएगा P इंटू डेल्टा वी, यानी P V2 माइनस V1। अगर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं nRT2 माइनस T1। वो इसलिए कि जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है उसके हिसाब से P इंटू V1 इज इक्वल टू nRT1, है ना। और फिर दूसरे स्टेट में P, प्रेशर तो चूंकि सेम है, तो P इंटू V2 इज इक्वल टू nRT2। तो प्रेशर सेम है तो आइडियल गैस इक्वेशन से PV1 के जगह पर nRT1 रखेंगे यहाँ पर, और PV2 की जगह पर nRT2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। यानी फाइनली कहा जा सकता है कि जो वर्क डन है इसको हम लोग P डेल्टा V या nR डेल्टा T ऐसे लिख सकते हैं वर्क डन को, है ना। ये वर्क डन हो गया। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे हीट सप्लाइड टू द गैस। हीट सप्लाइड टू द गैस। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करना पड़ता है। तो उसको यूज़ करेंगे तो आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा U का वैल्यू अभी हमने यूज़ किया था, रखा था यहाँ पर, वो आया था N इंटू CV इंटू डेल्टा T। और जो डेल्टा W है इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे nR डेल्टा T या P डेल्टा V, है ना, दोनों ही रख सकते हैं। अभी हमने जो कैलकुलेट किया था उसको हम लोग nR डेल्टा T या nCV डेल्टा T रख सकते हैं। कैसे, यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो डेल्टा U कैलकुलेट किया है वो आया है nCV डेल्टा T, और जो वर्क डन आया है वो आया है nR डेल्टा T। तो इन दोनों के वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो इस तरह से ये हो गया nCV प्लस R इंटू डेल्टा T। ये आ गया हीट सप्लाइड टू द गैस। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करेंगे इस प्रोसेस में। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब जो भी होगा इसको कहेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, जिसको CP कहा जाता है ना। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कहेंगे C इज इक्वल टू CP। C इज इक्वल टू CP मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो बेसिक डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, डेल्टा Q डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। तो डेल्टा Q अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया है, ये वैल्यू रखेंगे nCV प्लस R डेल्टा T, है ना। तो यहाँ पर रखते हैं nCV प्लस R इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाई N डेल्टा T। ठीक, अब जो है हम लोग ऐसा करेंगे
कि इसमें देखेंगे कि एक टर्म कैंसिल हो गया n और दूसरा डेल्टा टी भी कैंसिल हो गया, यानी Cp जो है वो आ गया Cv प्लस R। ठीक, तो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R हो गया। तो ये एक रिलेशन है Cp और Cv में, है ना। तो Cv और Cv में ये रिलेशन है। ये भी इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो शुरू में हमने बताया था, लेकिन उसका डेरिवेशन हम लोग अब जा कर के कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर Cp इज इक्वल टू Cv का वैल्यू हमने देखा FR/2 होता है प्लस R, यानी कि F प्लस 2 इंटू R/2। ठीक है, तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि जो Cp है इसका वैल्यू आएगा F प्लस 2 इंटू R/2, है ना। तो ये हो गया Cp, और Cv का वैल्यू हमने FR/2 पिछले प्रोसेस में प्रूफ कर दिया है, FR/2। ठीक, और यहाँ पर प्रूफ हो गया कि Cp माइनस Cv R होता है, और एक होता है एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, है ना, गामा, जिसको डिफाइन किया जाता है Cp/Cv से, है ना। तो Cp/Cv से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, अगर देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/f। तो यहाँ से सारे वैल्यूज आ गए जो उधर हमने डिराइव नहीं किए थे, वहाँ पर हमने जस्ट फॉर्मूले बताए थे, और यहाँ पर ये सारे डिराइव हो गए। हमने दो प्रोसेसेस पढ़ लिए। पहला पढ़ा आइसोकोरिक प्रोसेस, सेकंड पढ़ा हमने आइसोबैरिक प्रोसेस, और थर्ड हम लोग पढ़ेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रहता है। तो ये कहेंगे कि इन दिस प्रोसेस द टेम्परेचर of gas remains constant. Temperature of gas remains constant, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि प्रोसेस इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे। जो प्रोसेस इक्वेशन होता है इसमें भी दो टाइप के प्रोसेस इक्वेशन आएंगे। पहला तो यहीं से जो प्रोसेस का जो मेन पॉइंट बताया गया कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो ये कहा जा सकता है कि इसका प्रोसेस इक्वेशन एक तो यही हो गया, T इज यानी कि टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और दूसरा जो प्रोसेस इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, बाई आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT, है ना। तो जो P है, जो इसमें T है, ये कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू जो पूरा nRT हो गया वो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो ये जो इक्वेशन आया PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी एक प्रोसेस इक्वेशन है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स में जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं इस प्रोसेस में, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें पहले एक्सिस प्लॉट करना पड़ेगा। तो एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हो गया V एक्सिस और ये हो गया P एक्सिस। उसके बाद ये हो गया P और ये हो गया T। उसी तरह से जो थर्ड ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे वो प्लॉट करते हैं V और T में, ठीक।
तो जो पीवी ग्राफ है आप देखेंगे कि ये कुछ हाइपरबोला जैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जिसको कहा जाता है ना। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन होता है x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसका जो ग्राफ आता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो कुछ ऐसा आता है ना। तो वैसा ही इक्वेशन ये भी है, p इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका ग्राफ भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसे आएगा। फिर p वर्सेस t निकालना हो तो इसमें कहा गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये p एक्सिस के पैरेलल ग्राफ आ जाएगा जिससे कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से vt ग्राफ में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखना हो तो v एक्सिस के पैरेलल आएगा ग्राफ। ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है ना। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो जैसा कि हमने पढ़ा ये प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है, तो फॉर्मूला तो इसके लिए भी होता है NCV डेल्टा टी, और चूंकि इस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना, यानी कि ये डेल्टा टी ज़ीरो होता है, इसलिए कहेंगे कि जो डेल्टा U है ये हो जाएगा ज़ीरो। ठीक, उसके बाद आएंगे वर्क डन कैलकुलेट करने, तो कहेंगे कि वर्क डन बाई गैस। तो वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करने के लिए आप देखेंगे कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्रेशर वेरी कर रहा है ना। अगर प्रेशर वेरिएबल हो तो वर्क डन हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेशन से, है ना। सो वर्क डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू डेल्टा W इज इक्वल टू PdV, लिमिट रखेंगे V1 से V2। ठीक, तो यहाँ पर दो दो वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहले हमने सीखा था कि इसमें डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम में एक रिलेशन होता है जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो इसमें से P का वैल्यू निकाल करके और वहाँ पर रखेंगे, है ना। तो डेल्टा W इज इक्वल टू यहाँ पर P के जगह पर nRT बाई V आइडियल गैस इक्वेशन से रखेंगे इंटू dV, और इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम लोग बाहर कर सकते हैं, तो यह आएगा dV बाई V V1 टू V2। ठीक, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये आएगा कुछ ऐसा, ये हो जाएगा डेल्टा W इज इक्वल टू nRT तो कांस्टेंट था, और dV बाई V का इंटीग्रेशन आ जाएगा log V, लिमिट रखेंगे V1 टू V2, तो यानी कि nRT log V2 बाई V1, है ना। तो जो वर्क डन बाई गैस है इसको हम लोग लिख सकते हैं nRT log V2 बाई V1, है ना। और ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग याद रखेंगे, ये वर्क डन बाई गैस हो गया। और आइडियल गैस इक्वेशन से जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें होता है P1 V1 इज इक्वल टू C प्रोसेस इक्वेशन से, जो कि nRT के इक्वल था, और फिर सेकेंड स्टेट में P2 V2 इज इक्वल टू C, क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा है, यानी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो V2 बाई V1 इज इक्वल टू P1 बाई P2। यानी ये जो वर्क डन है इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, और वो ये तरीका है nRT log
V2 बाई V1 के जगह पर P1 बाई P2 रख देंगे, है ना। तो ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा वर्क डन का। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इसके बाद हम लोग हीट सप्लाइड कैलकुलेट करेंगे। तो हीट सप्लाइड टू द गैस। तो हीट सप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए हमेशा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते आ रहे हैं अभी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। डेल्टा यू जो है इस प्रोसेस में 0 आया है, आप देखेंगे यहाँ पर, है ना। ये डेल्टा यू जो है ये 0 आया है, तो डेल्टा यू का वैल्यू यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो डेल्टा यू हो गया 0 प्लस वर्क डन का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है इतना, nRT log V2 बाई V1, है ना। तो यहाँ पर रखते हैं nRT log V2 बाई V1। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा W, ये हो जाएगा nRT log V2 बाई V1 या nRT log P1 बाई P2, है ना। तो ये तो हो गया हीट सप्लाइड टू द गैस। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है इस प्रोसेस में हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी। तो ये वैल्यू हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, क्योंकि इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता यानी डेल्टा टी 0 होता है, और इसलिए ये हो जाता है इन्फिनिटी। सी का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी आप हीट देते रहो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये हो गया। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं इस प्रोसेस में, कि जैसे हमने पीवी ग्राफ बनाया था, है ना। पीवी ग्राफ देखने में कैसा आया था, ये पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था, है ना, कुछ इस टाइप का। तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, तो हमें इसका इंस्टेंटेनियस स्लोप निकालना होता है। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल पीवी ग्राफ और कर्व, ठीक। तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस इक्वेशन को यूज करेंगे। जो प्रोसेस इक्वेशन आया है वो आया है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर PdV इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस VdP, यानी dP बाई dV अगर देखेंगे तो ये आएगा माइनस P बाई V, और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो dP बाई dV बताएगा, है ना। जैसे अगर YX ग्राफ होता है तो इसमें स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, dy बाई dx से। तो अगर PV ग्राफ हो तो स्लोप निकालेंगे dP बाई dV से, यानी ये जो स्लोप है ये वेरिएबल स्लोप है। ये जो dP बाई dV आया इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल PV ग्राफ और PV कर्व। ये प्रेशर और वॉल्यूम के साथ में चेंज होता रहता है स्लोप, है ना। ये हो गया। एक चीज़ और कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसको कहते हैं बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस, बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, इन
आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना हो तो पहले तो हमें जानना चाहिए कि बल्क मॉडुलस का डिफिनीशन क्या होता है। तो जो बल्क मॉडुलस होता है उसको कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और ये होता है चेंज इन प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ये जो माइनस है, माइनस इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हमने साउंड वेव का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस v इंटू डी पी बाई डी वी, है ना। डेल्टा पी बाई डेल्टा वी को हम लोग डी पी बाई डी वी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस वी इंटू डी पी बाई डी वी का जो वैल्यू है हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस पी बाई वी, यानी कि ये हो गया पी के इक्वल। तो जो बल्क मॉडुलस है वो प्रेशर के साथ में वेरी करता रहता है।